हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकुर बबेले आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हिंदी माध्यम की कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध कराया जा रहा है। मैग्नेट ब्रेन्स मतलब है फ्री एजुकेशन। यहां पर आपको किसी प्रकार का कोई पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती। ना ही ऐसा यहां पर किया जाता है कि आपको 2 चैप्टर पढ़ा दिए उसके बाद कहें कि आप हमारा कोई कोर्स खरीद लीजिए। तो यहां पर पूरी एजुकेशन मिलती है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम इस वीडियो के माध्यम से क्या पढ़ने वाले हैं। तो हमारा जो वीडियो है ये कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान के इतिहास का चैप्टर नंबर 1 है ना। तो जो हिस्ट्री है क्लास 10th की, उसका चैप्टर नंबर 1 है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो उसका एक टॉपिक है जिसमें हम देखेंगे 1815 के बाद का नया रूढ़िवाद। इसके पहले हमने क्या क्या देख लिया था? तो हमने यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण देखा था, हमने फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार देखा था, हमने एक कुलीन और नया मध्यम वर्ग देखा हुआ था। ये सारे वीडियोस हम देख चुके थे। अगर आपने ये वीडियो ना देखे हो तो आप जल्दी से जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं और सारे वीडियो आप देख लें इस चैप्टर के, ताकि आपको पूरे चैप्टर के अंदर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग मतलब आपको बहुत अच्छे से चैप्टर समझ में आ सके। तो स्टार्ट करते हैं कि भाई 1815 के बाद का एक नया रूढ़िवाद क्या है। तो रूढ़िवाद से आप परिचित हैं, मैंने कई बार आपको रूढ़िवाद के बारे में बताया है। रूढ़िवाद क्या होता है? एक ऐसी व्यवस्था जो बदलाव को स्वीकार नहीं करती आसानी से, एक ऐसी परंपरा जो बदलाव को स्वीकार नहीं करती, उसको हम रूढ़िवाद कहते हैं। अब इसमें एक नया नाम लगा है कि नया रूढ़िवाद, मतलब कुछ बदलाव कर लिया होगा, कुछ नए तरीके का आ गया होगा। वो हमें इसमें देखना है क्या नए तरीके का रूढ़िवाद होगा, क्या इन लोगों ने दिमाग लगाया होगा और कैसा ये आने वाला होगा। चलिए देखते हैं। यहां पर हम देखेंगे 1815 में जो वाटरलू की लड़ाई होगी उसमें नेपोलियन हार जाएगा, और नेपोलियन हार के बाद, है ना, नेपोलियन की पराजय के बाद यूरोप में जो सरकारें बनी वो कैसी थी? रूढ़िवादी भावना से प्रेरित थी। मतलब उनके अंदर कहीं ना कहीं रूढ़िवादी विचारधारा थी, कंजर्वेटिव जो सोच थी वो उनके दिमाग में थी, उसके हिसाब से सारी सरकारें बनी। रूढ़िवादी लोग होते क्या हैं और ये सोच क्या रहे थे उस टाइम पर? तो रूढ़िवादी लोग ये मानते थे, क्या मानते थे? कि जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं ना, रूढ़िवाद है, जो परंपराएं हैं तो उनको बनाए रखना है, वो बनी रहना चाहिए, उनको नुकसान नहीं पहुंचाना है। कैसी? जिसे राजतंत्र ये होना चाहिए, चर्च की सर्वोपरि जो स्थान था, चर्च सर्वोच्च था, ये भी होना चाहिए। समाज में जो ऊंच नीच की व्यवस्था है ये भी होनी चाहिए। और हम लोग, हमारे यहाँ पर ये नहीं था। आप देखेंगे भारत के इतिहास को आप पढ़ेंगे तो हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं था। ये लोग क्या कह रहे हैं कि समाज की जो रूढ़िवादी लोग होते हैं वो व्यवस्था में बदलाव को स्वीकार नहीं करते। क्या कह रहे हैं? अभी दुनिया क्या कह रही है कि समाज में समानता आनी चाहिए। ये लोग क्या कह रहे हैं? सामाजिक ऊंच नीच बनी रहनी चाहिए, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए। तो ये सारी चीजें राजतंत्र को, चर्च को, सामाजिक ऊंच नीच को, संपत्ति को और परिवार को आप बनाए रखें, ऐसी मानसिकता किसकी हुआ करती थी? रूढ़िवादी लोग ऐसा माना करते थे। अब ये लोग जो है वो कुछ चीजें समझ गए थे। क्या समझ गए थे? नेपोलियन जब गद्दी पर बैठा तो नेपोलियन ने अपनी एक नेपोलियन संहिता भी निकाली थी 1804 में, आपको पता होगा, और उसने कई सारे बड़े सुधार भी किए थे। तो नेपोलियन द्वारा शुरू में जो परिवर्तन किए गए, इन परिवर्तनों से वो लोग जान गए थे क्या? कि नेपोलियन ने जो कुछ संस्थागत सुधार किए थे, कि आधुनिकीकरण और राजतंत्र से उसने इन संस्थाओं को थोड़ा सा और मजबूत बनाया था। और वो क्या कर सकता था कि वह राज्य की ताकत को, है ना, वह राज्य की ताकत को और ज्यादा कारगर और मजबूत बना सकता था। किस तरीके से नेपोलियन ताकत को और ज्यादा मजबूत बना सकता था? एक आधुनिक सेना को रखकर, एक कुशल नौकरशाही रखकर, गतिशील अर्थव्यवस्था बनाकर, सामंतवाद और भूदासत्व को या भूदासत्व की समाप्ति कर कर, है ना, उनको समाप्त कर कर, भूदासत्व की समाप्ति कर कर, उनकी समाप्ति कर कर क्या हो सकता था? वो इसको और मजबूत बना सकता था। ये सारी बातें जो नई सरकारें बनी थी, ये जो नया रूढ़िवाद आ रहा था, वो लोग ये समझ चुके थे। और वो क्या करता? इन सब चीजों से ये सब और करता था। इनसे क्या होता? यूरोप की जो निरंकुश राजतंत्र है उसको और ज्यादा शक्ति वो प्रदान कर सकता था, उसको और ज्यादा वो ताकत दे सकता था। कैसे? आधुनिकीकरण और राजतंत्र से संस्थागत मजबूती ला सकता था, और मजबूत बनाने के लिए या निरंकुश राजतंत्र को और मजबूत करने के लिए आधुनिक सेना रखे, कुशल नौकरशाही बना दे, गतिशील अर्थव्यवस्था बना दे, सामंतवाद और भूदासत्व की समाप्ति कर दे। इससे यूरोप के राजतंत्र को वो और मजबूत या और शक्ति प्रदान कर सकता था। अब आप देखें हुआ क्या? 1815 का एक युद्ध हुआ जिसको कहते हैं वाटरलू की लड़ाई, है ना। यहां पर इस युद्ध में क्या होगा? इस युद्ध के अंदर आप देखें कि इस युद्ध में
नेपोलियन की लड़ाई होगी किसके साथ? नेपोलियन लड़ेगा किसके साथ? ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया की संयुक्त सेनाओं के साथ। इस युद्ध के दौरान नेपोलियन की पराजय हो जाएगी, नेपोलियन हार जाएगा। नेपोलियन की पराजय हो जाएगी तो अब क्या होगा? इन देश के जो प्रतिनिधि हैं, ये सब प्रतिनिधि इन देश के एक दो आएंगे और प्रतिनिधि क्या होंगे? इकट्ठे होंगे, और प्रतिनिधि इकट्ठे होंगे और एक समझौता तैयार किया जाएगा। क्या करेंगे उस समझौते के अंतर्गत? उस समझौते को नाम दिया गया वियना संधि या वियना की शांति संधि। 1815 की हुई थी, इसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ वियना। इस संधि और सम्मेलन का जो मेजबानी कर रहे थे वो किसको मौका दिया था मेजबानी करने का? ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक को, है ना, ड्यूक मेटरनिक को ये मौका दिया गया था कि आपको ये मेजबानी करनी है, और उसमें ये रूस, ऑस्ट्रिया, प्रसा और ब्रिटेन के सभी के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। अब ये जो वियना की संधि थी, इस संधि में होने क्या वाला था? इस संधि में क्या क्या हुआ था? तो इस संधि का जो देखेंगे खास तौर से वो किस पर काम करेगी, इसका उद्देश्य क्या था? तो नेपोलियन युद्धों के दौरान जो बदलाव हुए थे ना, जो भी उसने संस्थागत बदलाव किए थे या कुछ और चेंज किए थे, उन सब बदलावों को समाप्त करना था। नेपोलियन ने जो बूर्बो वंश के राजा की जो सत्ता समाप्त कर दी थी और खुद गद्दी पर बैठ गया था, तो बूर्बो वंश की सत्ता को बहाल करना, उनके खानदान से ही किसी को राजा बनाना, यह संधि का उद्देश्य था कि भाई इसको बनाए। फ्रांस ने बहुत सारे इलाके जीते थे, तो इस संधि के द्वारा उससे बहुत सारे इलाके छीन लिए गए, मतलब फ्रांस अपना बहुत सारा इलाका खो देगा। भविष्य में फ्रांस अपनी साम्राज्य का विस्तार ना कर सके, तो इसके विस्तार को रोकने के लिए, जैसे फ्रांस को आप देखें तो वो कुछ इस तरीके से फ्रांस है, यहां पर आप देख पाए, तो इसके चारों तरफ क्या कर दिया गया? अलग, यहां पर एक राज्य बना दिया, यहां पर एक राज्य बैठा दिया, यहां पर उन्हीं राज्य, उन्हीं देशों में से ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रूस, प्रसा, इनमें से ही सब एक एक देश के कोई ना कोई जान पहचान के या उनके डायरेक्ट कंट्रोल के राज्य बैठा दिए गए, ताकि क्या हो? फ्रांस अपनी सीमाओं का विस्तार ना कर सके, है ना। फ्रांस का विस्तार रोकने के लिए उसकी सीमाओं पर कई प्रकार के राज्य लाद दिए गए। जैसे उत्तर में देखें तो एक नीदरलैंड बना दिया गया जिसमें बेल्जियम शामिल था, फ्रांस के उत्तर में आप देखें। पश्चिम में देखें तो पश्चिम का इलाका, मतलब पश्चिम क्या हो गया? इस तरफ वाला इलाका प्रसा को दिया गया। उसके उत्तर का इलाका अगर आप देखें, ऑस्ट्रिया के उत्तरी का इलाका जो था वो मतलब इटली का जो उत्तरी इलाका है वो ऑस्ट्रिया के नियंत्रण में दे दिया गया कि भाई तुम इसको संभालो। तो ये सारी चीजें क्या कर दी गई इनको, जब फ्रांस का विस्तार ना हो सके, इसके लिए बात की गई। लेकिन नेपोलियन के द्वारा जो जर्मन राज्यों को मिलाकर एक महासंघ बनाया गया था, 39 जर्मन राज्यों को मिलाकर जो महासंघ बनाया गया, उसको बर्खास्त नहीं किया, उसको यथावत रखा गया, उसको बरकरार रखा गया, उसका काम लिया गया। तो इन सारी बातों को अगर हम निकालें और इन सारी बातों को देखें तो इसके पीछे का उद्देश्य क्या है कि इतने सारे पॉइंट जो वियना की संधि में इनने बात की, वियना की संधि का था, तो उसके पीछे का उद्देश्य क्या था? तो उसके पीछे का उद्देश्य यह था कि राजतंत्रों की बहाली कराना, जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था अलग अलग जगह, और यूरोप में नई रूढ़िवादी व्यवस्था, थोड़े से बदलावों के साथ जो रूढ़िवादी लोग हैं वो नई रूढ़िवादी व्यवस्था को कायम करना, ये इनका मेन लक्ष्य था वियना संधि के दौरान, जिसमें नेपोलियन हारा था और उसके बाद ये संधि की कि भाई बूर्बो वंश की गद्दी बैठा दी, फ्रांस का विस्तार रोक दिया, ये सारी बातें यहां की गई। तो उनके भी पीछे मेन मकसद क्या था? राजतंत्रों की बहाली, नेपोलियन द्वारा जो बर्खास्त किए गए थे, और यूरोप में नई रूढ़िवादी व्यवस्था को स्थापित करना। अब 1815 में रूढ़िवादी शासन जो है उसको कहा गया कि ये निरंकुश रूढ़िवादी शासन है। निरंकुश का मतलब एक बार फिर बता दूं, जिसके ऊपर अंकुश ना हो, है ना। अंकुश का मतलब क्या होता है? नियंत्रण ना हो। जिसके ऊपर क्या है? नियंत्रण ना हो, उसको क्या कहते हैं? अपन निरंकुश कहते हैं। तो इनको निरंकुश क्यों कहा गया है कि रूढ़िवादी परंपरा के लोग निरंकुश क्यों हैं? क्योंकि ये ना तो अपनी आलोचना झेल पाते थे, ना इनसे कोई व्यक्ति असहमत हो जाए तो ना तो ये असहमति झेल पाते थे। सरकारें क्या कर रही थी कि आलोचना और असहमति की स्थिति पर, है ना, आलोचना और असहमति की स्थिति पर ये सवाल मतलब उसको दबा देती थी कि जिसने आलोचना की उसको दबा देंगे, किसी ने असहमति व्यक्त की उसको भी दबा दिया जाएगा। यहाँ पर सरकारों की वैधता पर भी सवाल उठाए गए ना, सरकारों की वैधता पर भी सवाल उठाने वाली जो गतिविधियां थी उनको दबाया गया। सरकार सही से काम कर रही है, नहीं कर रही है, कई बार अपन सवाल जवाब कर देते हैं, तो ऐसा यहां पर मौका नहीं था कि सवाल जवाब कर पाए। सेंसरशिप के नियम बनाए गए। सेंसरशिप के नियम क्यों बनाए गए? ताकि जो न्यूज़पेपर, पत्रिका, मैगजीन निकलनी है तो उसमें सरकार के खिलाफ कोई चीज ना छप पाए, सरकार जो चाहे वही छप पाए, तो इसके लिए सेंसरशिप के नियम बनाए गए। अगर हम देखें यहां पर कि रूढ़िवादी परंपरा में, है ना, यह जो नई रूढ़िवादी व्यवस्था है, इस नई रूढ़िवादी व्यवस्था के अंदर जो आलोचक हैं या उदारवादी राष्ट्रवादी हैं, इनके द्वारा सबसे बड़ा मुद्दा क्या उठाया जाता है, ये किस चीज को लेकर सबसे आगे बढ़ते हैं या सबसे ज्यादा बात करते हैं, वो है प्रेस की आजादी। अब
प्रेस की आजादी क्या होती है? क्योंकि प्रेस की आजादी सेंसरशिप के द्वारा न्यूज़पेपर के ऊपर, मैगजीन के ऊपर, मीडिया तो चलती नहीं थी उस टाइम पर, वो वाली जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, किताबों के ऊपर, सबके ऊपर सेंसरशिप लगा दी गई। आप अपने मन की बात यहां पर नहीं रख सकते, आप यहां पर कुछ कह नहीं सकते। ये प्रेस की आजादी की बातें यहां की गई। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि रूढ़िवादी परंपराओं में बदलाव कैसे हुआ। एक नजर, एक झटके से अपन फिर से एक बार पूरा देख लें कि नेपोलियन हारा तो रूढ़िवादी लोग रूढ़िवादी परंपराओं के लिए आ गए कि राजतंत्र रहे, चर्च रहे, ऊंच नीच बनी रहे। फिर नेपोलियन ने जो आधुनिकीकरण किया राजतंत्र के द्वारा, जो राज्य को और ताकतवर बनाया, मजबूत बनाया, और वो राजतंत्र को निरंकुश कर सकता था। आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था और सामंतवाद और भूदासत्व की समाप्ति के बाद युद्ध हुआ, वो हार जाता है। हारता है तो एक संधि होती है उसकी पराजय के बाद, जिसको कहते हैं वियना संधि। वियना संधि में फ्रांस का विस्तार रोक दिया गया, फ्रांस का इलाका छीन लिया गया, फ्रांस के पुराने राजवंश पूर्ववंश की सत्ता को स्थापित कर दिया गया। इन सब बातों से हमें यह समझ में आ रहा है कि जो लोग ताकत में आए हैं वो कुछ थोड़े से बदलाव के साथ बस आए हैं, लेकिन उनकी मानसिकता वैसी ही है, पुरानी है। वो राजतंत्रों की बहाली और एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था को फ्रांस के अंदर स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इन रूढ़िवादी को निरंकुश कहने के पीछे हमने कारण देखे थे कि वो आलोचना नहीं झेल पा रहे थे, अपनी असहमति नहीं झेल पा रहे थे। अगर कोई सरकार की वैधता पर सवाल उठाता था तो उसको, उस गतिविधियों को भी दबा देते थे। इस दौरान जो उदारवादी राष्ट्रवादी हैं, इनके द्वारा सबसे ज्यादा मांग किसकी की गई या सबसे ज्यादा उठाया गया मुद्दा कौन सा है? प्रेस की आजादी का मुद्दा है जो सबसे ज्यादा बार उठाया। तो इस टॉपिक के माध्यम से हमने समझा कि यार कुछ बदलाव तो हुआ, लेकिन अभी भी रूढ़िवादी है ना। ये लोग रूढ़िवादी सोच है कि पुरानी परंपरा के हिसाब से ही ये काम करना चाह रहे हैं, वैसे ही कुछ ये आगे बढ़ रहे हैं। इस कारण से कहा गया है 1800 का नया रूढ़िवाद, कि थोड़े से बदलावों के बाद जो आया है उसको, जो पुरानी परंपरा थी उसको रूढ़िवाद कहा गया है। magnetbrains.com वेबसाइट डेवलप की गई है और एक ऐप भी बनाया गया है। ये क्यों डेवलप किया गया? ताकि आप लोग अपने वीडियोस बहुत अच्छे तरीके से क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज बहुत अच्छे तरीके से देख पाएं। तो गूगल पर जैसे ही magnetbrains.com डालेंगे, डालते ही आपको एक पेज खुलेगा। उस पेज पर जाना है, आपको हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट करना है, अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है। जैसे ही आप क्लास सेलेक्ट करेंगे तो फिर आपको अपना सब्जेक्ट चुनना है। मान लीजिए आपको सोशल साइंस पढ़नी है तो आपने सोशल साइंस को सिलेक्ट कर लिया। सोशल साइंस जैसे ही आपने टिक किया या सोशल साइंस को जैसे ही आपने चुन लिया तो उसके बाद क्या होगा कि भाई आपको एक ऐसी प्लेलिस्ट खुल जाएगी कि आपको उसका क्या, कौन सा वीडियो देखना है, कौन सा टॉपिक देखना है। तो आप आसानी से सिस्टमैटिक तरीके से उनके वीडियो एकदम एक के बाद एक, ऐसे जैसे चैप्टर आ गए तो ये सब चैप्टर के आप एक एक के वीडियो आप देखते चले जाएंगे। आप सभी लोग ये भी जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध करा रहा है। तो ये वीडियो प्राप्त करने के लिए आपको करना क्या है? आपको मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी से जुड़ना है। जुड़ने के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करें, जो भी वीडियोस आते हैं उनको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें और कमेंट कर हमें भी बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लगते हैं। थैंक यू।